हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग लाइव हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भाई साहब, कॉपी पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के जो प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन देखोगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल रखे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, अपने साइड से भी क्वेश्चन ऐड करूंगा। तो वो मैंने ऐड किया हुआ, आप देखो पूरी क्लास अटेंड करो। 30 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। ठीक है, और ये संख्या जल्द ही 35 यानी कि 35 कर दी जाएगी। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। जो भी बाद में क्लास अटेंड करते हैं भाई, कोशिश करो आप लाइव क्लास अटेंड करने की। लाइव का समय क्या है? रात के 9 बजे। ठीक है, आ जाइए पहले सवाल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और अब देखो, बातचीत करना बंद कर दो भाई। ठीक है, आपको 5 मिनट का समय मिल गया बात करने के लिए, मुझे लगता है वो बहुत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 92 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यहां पे व्यास आपको 92 दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, कैलकुलेट करके बताएं। ये सवाल सही है? पता नहीं, सही ही होगा। ठीक है, अरे भैया 11 का मल्टीपल लगा तो रहे हो, बट जरा ये देख लो, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बोला कि आपसे कि क्या ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं दिया गया। मुझे डाउट है कहीं इसको 42 की जगह 92 तो नहीं टाइप कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार ध्यान दे लिया करो, सवाल देख भी लिया करो। सीधा 11 का मल्टीपल लगा दिया है। अरे डाटा वगैरह भी एक बार ध्यान से देख लिया करो। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। आंसर तो हमारा देखो नॉर्मली 11 का मल्टीपल तो आएगा, बट यहां पे रेडियस को लेकर थोड़ा सा डाउट दिख रहा है। ठीक है, एक बार कहो तो चेक करा लिया जाए भाई। अगर 7 होती है त्रिज्या, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कितना? 154। ठीक है, और अगर मैं 42 लेता हूं 3 गुना, यानी कि आपका 9 टाइम हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा कराओगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, 42 के हिसाब से तो ये नहीं है। ठीक है, तो 92 के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ लोचा लग रहा है। बट ठीक है, आ जाओ। त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? 92 में आप क्या करोगे जब डिवाइड करोगे? किससे? 4 से, सॉरी 2 से आप डिवाइड करेंगे त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए। तो त्रिज्या यहां पे आ जाएगी 46, यानी कि 46 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका ये आ जाएगा 46 का स्क्वायर, यानी कि 46 का वर्ग आ गया। ठीक है, डाटा देखो पूरा मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि मुझे मतलब डाउट तो पूरी तरह से लग ही रहा है। अगर ये 50 होता तो ये आपका 2500 हो जाता लगभग में। 2500 और गुणे 4, यानी कि ये हमारा 10,000 हो जाता। और ये 3 मतलब वैल्यू बहुत ही बढ़ी जाती। ठीक है, तो इसको देखो मैं लास्ट में भी देखूंगा डाटा वगैरह क्या सही था क्या गलत था, बट अभी के लिए डाटा रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ी करी होगी, क्योंकि वैल्यू जो है आपकी ना, ये 30,000 के पास में जाएगी। उससे 2-3 हजार कम आएगा, मतलब 26-27 हजार के समथिंग ये जाएगा। बट ये डाटा ऑप्शन तो सही है, यहां पे इन्होंने कुछ गड़बड़ी करी, तो अभी इसको होल्ड कर दो। ठीक है, क्योंकि फिर उस पर समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। चलिए, आपने कैलकुलेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट मैंने भी आपको अप्रोक्सीमेशन से बता दिया कि वो वैल्यू 10,000 के थोड़ा सा कम से उससे 3 गुना जा रही थी, और ऑप्शन उस तरह से दिए ही नहीं गए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
कैलकुलेट करके बताइए। बाकी आप लोग एक बार सॉल्व करें इसको, ठीक है। नहीं, 42 लेने के बाद भी वो नहीं पहुंच रहा वहां तक, ठीक है, क्योंकि ये आपका आ जाएगा 616, और 616 में जब 9 का गुणा कराएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? वो भी तो नहीं दिख रहा है ना, तो उस पर अभी दिमाग मत लगाओ। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आप में से किसी ने ऐसा डाउट मेरे पास भेजा हुआ था, तो मैंने सोचा सबको ये करा दिया जाए। कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। देखो, अगर मैं ये सवाल नहीं भी कराता ना, पेपर में आ जाता, मैं तो कहता मैं पढ़ाया हूं। अभी आपको बताऊंगा कहां पे मैं मतलब कहां पे मैं ये आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। देखो, ये बकायदा मैंने आपको लिख के समझाया हुआ भैया। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहां पे बोला गया है कि मतलब उन्होंने गलती करी, और गलती से क्या किया, इसको 27 मिनट ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो यहां पे इरर कितना है? 27 मिनट का। अब देखो, ये जो 27 मिनट का इरर है, इसको डिग्री में बदलने के लिए हमने 60 का भाग लगा दिया, और ये इरर है किस पे? 45 पे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? 100 का कराना पड़ेगा गुणा। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, ठीक है, और 9 से डिवाइड करोगे 3 बार, 9 से डिवाइड करोगे 5 बार, 30/30, यानी कि यहां पे 1% की त्रुटि है। तुक्का मत लगाइए, तुक्का ना लगाएं। यहां पे कितने परसेंट की त्रुटि है? 1% की त्रुटि है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, कंसेप्ट यहां पे यही यूज हुआ है। आप क्या करते हैं, अगर पूछा जाए 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, कितना होता है? 60 मिनट। यहां पे देखो त्रुटि कितने की हुई है? 45 डिग्री की जगह उन्होंने 45 अंश 27 मिनट लिख लिया, तो 27 मिनट की त्रुटि है। इसको डिग्री में बदलने के लिए 60 का मैंने भाग लगाया, और बेस वैल्यू 45 अंश थी, उसको नीचे रखा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 का गुणा कराया, तो कैलकुलेशन करने पर कितना आया? 1%। सवाल अच्छा है ये, ठीक है। कई लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया भी हो सकता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए। अच्छा, टाइपिस्ट ने पाई लगाना भूल, मतलब पाई नहीं लगाया वो, चलो अभी उसको फिर से देख लेंगे, तब अभी देख लेंगे, इसीलिए मैंने बोला उसमें लास्ट में देखेंगे ना, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ही उन्होंने गड़बड़ी करी है। भाई मुझे देखो कमेंट एक बार में ही दिख जाता, लेकिन आप 10-15 बार कॉपी पेस्ट कर देते हो, गलत बात है भैया ये है। बराबर लंबाई वाली दो ट्रेनें समान दिशा में समांतर रेखाओं पर 101 किलोमीटर प्रति घंटे और 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर देती। हमने क्या बताया है, अगर दोनों ट्रेन चल रही, आप सबसे पहले देखो दिशा कौन सी है। दिशा कौन सी? यहां पे समान दिशा की बात करी गई है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब घटाना है कब जोड़ना है। 101 में से आप 71 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 सेकंड का समय लगता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, 5/18 आपका ये आ जाएगा, और टोटल टाइम यहां पे आपको 18 दिया गया है, तो ये आ गया 150। बट हमेशा यहां पे ध्यान रखना भाई, दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई आपको बराबर बताई गई है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आरपीएफ एसआई में पूछे गए। तो ये दो ट्रेन की लंबाई है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 75, यानी कि 75 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75 हो जाएगा। चलो इस सवाल को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे डाटा नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। सभी ऑप्शन में आपको क्या करना है? पाई का गुणा करा लेना है, ठीक है। सभी ऑप्शन में आपको पाई का गुणा करा लेना है, तो फिर ये आपका आंसर सही दे देगा। तो यहां पे भी इतने पाई, इतने पाई, इतने पाई, इतने पाई, ठीक है। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर तो सवाल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहां पे पाई आएगा, और यहां पे आपका 46 आ जाएगा।
46 का स्क्वायर कितना होता है? 2116 हो जाएगा ये आपका। अब गुणा करा के, अब देखो, अब 11 का मल्टीपल नहीं लगेगा। अगर ऑप्शन पाई के रूप में दिया गया है तो 11 का मल्टीपल नहीं लगाओगे, गुणा करा लेते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई? 24 के 4 बच गया 2, 4 और 2 6 हो गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 8 आ गया, तो 8464 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डायमीटर जो है वो 92 ही दिया गया था, बट जो आपका ऑप्शन है वो पाई के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखो, जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े बहुत ही आराम से पढ़िए। वो क्या कह रहे हैं भाई, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आसान सवालों में उलझाया कैसे जाता है या फिर गलत कैसे कराया जाता है आपसे पेपर में, उसका डाटा घुमा फिरा के, लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा देकर। जैसे यही सवाल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज इतनी बड़ी दे दी गई है पेपर में, ये सवाल आपको बहुत बड़े में दिखाई पड़ेगा, तो कई लोग पढ़ के ही छोड़ देते हैं। वो काम आपको नहीं करना है, बट वो तभी होगा जब आपकी हैबिट होगी। मतलब घर पे अगर बैठ के सवाल नहीं बना पा रहे हो तो पेपर में क्या खाक बनाओगे? हैं? आंसर बताइए इसका क्या होगा। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या गणित दोनों विषय लिए थे। ठीक है, 84% विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान लिया था। गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी। कितने विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान और गणित दोनों विषय लिए थे? ठीक है, ये आपको पढ़ाया वेन डायग्राम, जहां पे परसेंटेज में पढ़ाते हैं। अब देखो, इन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो फिजिक्स वाले हैं वो 84% है। तो हमने क्या किया, 1000 का 84% कैलकुलेट कर लिया भाई। कितना आ जाएगा डाटा? 840 आ जाएगा। और सवाल में बोला गया जो फिजिक्स वाले हैं वो गणित वालों के डबल है। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, यहां पे बोला गया गणित जो है वो फिजिक्स का आधा है। ठीक है, तो मैथ लेने वाले कितने हो जाएंगे भैया? फिजिक्स का आधा, यानी कि इनकी संख्या आ जाएगी 420। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कराते हैं तो 840 प्लस का 420, तो ये संख्या कितनी आ गई? 1260 आ गई। बट हमारे पास तो विद्यार्थी है 1000, वो जो एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है, समोसा और पेटीज वाला। कुछ लोगों ने समोसे के लिए भी हाथ खड़ा कर दिया, पेटीज के लिए भी कर दिया। यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 260 है। मतलब ये कॉमन है। ठीक है, हम लोग कैसे करते थे, पास इन बोथ सब्जेक्ट, याद है कि नहीं? तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि ये दोनों विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब टोटल विद्यार्थी 1000 है तो इनकी संख्या 1260 कैसे आ रही है, यानी कि 260 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों जगह पर पढ़ रहे हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भाई सॉल्व करके बताइए। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता। भाई बेईमान है तो वो दिखावा ही करेगा। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ने का दिखावा मत करना। ठीक है, वरना हो जाएगा कि एक बेईमान विद्यार्थी पढ़ने का दिखावा करता है। ठीक है, और पेपर में जो है वो इतने परसेंट सवाल गलत कर देता है, फिर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। बट इस सवाल को पढ़ो। वह गलत भार का प्रयोग करता है जिस पे 984 ग्राम लिखा गया है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है, और वो बेईमानी करके 23% का लाभ कमा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में, यानी कि सही मायने में वो कितना भार आपको दे रहा है। ठीक है, या फिर उस भार का माप कितना है। अब देखो, जरूरी नहीं हमेशा 1 किलो के बदले ही बोला जाएगा। आप इस सवाल को देखो, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 1 किलो का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। वही मैं आपको समझाता हूं कि वो आप एक बेसिक डाटा मान लेते हो कि हमेशा 1000 ही किलो, मतलब सॉरी 1000 ग्राम ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर बताइए क्या होगा इसका।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो 23% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए वाला सामान अगर 123 में बेचा जाए तो 23% का लाभ होगा। ठीक, अब बेईमान दुकानदार क्या करता भाई, आपसे पैसा ले रहा वो 984 ग्राम का। अब ये देखो ये कितने गुना है, क्या एग्जैक्ट अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, ये 8 गुना दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो वेट रखा गया होगा वो 100 ना होकर कितना होगा, 8 हो जाएगा। मतलब वो 800 ग्राम एक्चुअल में सामान देता है और पैसे ले लेता है 984 ग्राम के। तो उसका जो बेट है, बेट मतलब उसका नहीं, जो सामान तौलने वाला बाट है वो है 800 ग्राम का। ठीक है, बट लिखा गया है उस पे 984 ग्राम, तो आपका आंसर यहां पे 800 ग्राम हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। नंबर सिस्टम और एवरेज, इसके जो भी सवाल पेपरों में आते हैं भाई, मैराथन क्लास में सब बाई कंसेप्ट कवर कराया हूं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए नंबर सिस्टम बाई अमित सर, 9 घंटे की मैराथन क्लास। एवरेज बाई अमित सर, 7 घंटे की मैराथन क्लास। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। हमने आपको यह भी बताया वहां पे जहां पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया हूं कि भैया यही बहुत कॉमन डाटा है जो पेपरों में पूछा जाता है। वैसे तो शेषफल प्रमेय के बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, बट उसमें भी ये कंसेप्ट थोड़ा सा आ जाता है पेपरों में। तो यहां पे क्या दिया गया है, 111 में, अच्छा इसकी पावर 2024 दी गई है, आपको भाग लगाना है 112 का। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने यहां पे देखा एक कम है, आंसर बता दिया एक बिना कुछ सोचे समझे। भाई अगर ये पावर ना ये 2023 होती तो आंसर क्या होता, आपको ये भी बताना है। ठीक है, दोनों समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पे पावर 2024 दिया गया है, तो यहां पे जब आप भाग लगाओगे तो -1 की पावर इवन आया है, यानी कि सम आया है, इस वजह से आपका आंसर प्लस का 1 हो गया। बट अगर कल को भाई 2025 चल रहा है, अब कल को ऐसा सवाल आ गया है, ये तो 2024 में आया था, 2025 में आएगा तो क्या होगा, -1 की पावर ऑड, यानी कि -1 की पावर हो जाएगी विषम। तो देखो शेषफल तो आपका -1 आया, बट जब आंसर बताने जाओगे तो प्लस में कैसे बताओगे, 112 में से इस 1 को घटाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 111 हो जाएगा। क्या होगा, आपका आंसर 111 हो जाएगा। कभी भी शेषफल आप निगेटिव नहीं बताते हो, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अगर ऐसा सवाल बना पेपर में, भाई बन भी सकता है, 2025 चल ही रहा है, तो आपका आंसर यहां पे 111 आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। शेयर आप पहले भी कर सकते हैं, क्लास में आने के बाद अपनी हाजिरी लगा दिया करो। ठीक है, और कॉपी पेन नहीं लिया है, अपने पास नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, बोलो कि क्लास के बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, बट कॉपी पेन लेकर बैठिए। बताएं, और सभी लोग आंसर बताया करो भाई, घर में बैठ के शर्माओ मत कि सर मुझे बहुत शर्म लगती है, आंसर मैं नहीं बताता हूं या फिर बताती हूं। क्यों नहीं बताते हो भाई, पेपर में भी जाकर शर्माओगे हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 492 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो आपको मैंने बता रखा है। यहां पे 100 प्लस का प्रॉफिट और यहां पे 100 माइनस का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं भाई साहब, 39 का, तो 100 में से 39 आप घटा लोगे तो ये आपका आ जाएगा 61। और प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, 22 का, तो यहाँ पे 22 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 122। अनुपात कितने का आ गया भैया, सीधा सीधा 1:2 आ गया, इसका डबल दिया गया है। हमें बताया गया है अंकित मूल्य 492 है, कितने गुना हो गया, 246, यानी कि 246 गुना हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 246, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 246 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे सवाल बहुत ही कॉमन है, आपको लगभग बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये डाटा आपको परेशान कर सकता है देखने में कि सर ने तो 20%, 15%, 25% का जिक्र किया था, लेकिन जब आप यहां पे वैल्यू रखोगे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का
सही जवाब क्या होगा? उमर और अविनाश ने क्रमशः 18,000 और 27,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। मतलब वो 8 महीने बाद व्यापार से बाहर हो गया। पहले 12 मास का लाभ, मतलब 12 महीने का या फिर 1 साल भी बोल दिया जाता है, किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? ठीक है, देखो प्रॉफिट की बात करी जाए भैया, आप देखते हो निवेश किसका कितना है। अगर समय का जिक्र किया गया है तो लाभ किस पे डिपेंड करता है? निवेश गुणे समय पर। ठीक है, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। देखो एक चीज मैंने बता रखी, पेपर में अगर आप बैठे हो ऐसे सवालों में 3 जीरो मतलब डायरेक्ट दिख रहा है, उसको तो पहले निपटा दो। ठीक है, उसको तो आप पहले निपटा दीजिए। इन भाई साहब को क्या हो गया? ये तो मतलब काफी समस्या क्रिएट कर देगा भाई, अगर जल्दी कुछ काम नहीं हुआ इसमें तो। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इक्वल होगा। तब तक आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते हो भाई, पेपर में रीजनिंग भी आती है। मुझे एक रीजनिंग के सवाल का आंसर बता दीजिए कि 2 अक्टूबर 2025 के दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा? मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा वार आएगा? आप कह सकते हो रविवार, सोमवार, मंगलवार। 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा? तब तक इसका आंसर बता दो, जब तक ये भाई साहब सही हो रहे हैं। ठीक है, खुल जा सिम सिम। अरे सिग्नल आएगा, आप घबराओ मत, सिग्नल आएगा बाबू भैया, सिग्नल आएगा। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड मतलब एंटर करना होगा, तो मुश्किल से 10 सेकंड के लिए स्क्रीन आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो वो आवाज मेरी जा रही होगी। आप लोग जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर बताइए, बाकी ये अभी तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही हो गया है, मैंने बोला था ना सही हो जाएगा। आ जाओ। तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा था भाई, कैलकुलेशन करते समय आप क्या देखें, सबसे पहले देखो और भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना तो आप कर ही सकते हो। आप लिख लो 18 और 27, ये दोनों इनके पैसे का अनुपात हो गया। अब समय की बात कर लेते हैं भाई, ये उमर हो गया और ये अविनाश हो गया। बोला गया अविनाश 8 महीने में अपना पैसा लेकर चला गया और इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब इसका पैसा पूरे के पूरे 12 महीने तक लगा रहा। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे 3 बार, 9 से डिवाइड करोगे 2 बार। अब देखो यहाँ पे गुणा कराने पे ये भी 24 आ गया, ये भी 24 आ गया। इसका मतलब इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग उसका आंसर बता रहे हो थर्सडे होगा। ठीक है, मुझे तो फिर मतलब कैलेंडर से देखना पड़ेगा आपके आंसर को चेक करने के लिए, बट मैंने मान लिया भाई इतने लोग गलत नहीं हो सकते, आपने सही बताया है। आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका आंसर बताओ क्या होगा? जब मैं रीजनिंग पढ़ता था तो मुझे कैलेंडर के सवाल मतलब बनाने में बहुत मजा आता था। तो ये देखने में कि जो है 10 साल बाद किसी डेट का मैं दिन पता कर रहा हूं। इसका आंसर बताइए। खैर, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं।
6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे। ऐसा भी पूछा जाता है, पुरुष अकेले कितने दिन में बनाएगा, महिला अकेले कितने दिन में बनाएगी। यहां पे उन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया गया है। ठीक है, उन दोनों का अंतर पूछ लिया है कि कितने दिन पुरुष को लगेंगे और कितने दिन महिला को लगेंगे, बताएं। अब देखो इस तरह का सवाल आता भाई, उसको आप स्टार्ट करोगे ऐसे ही जैसे मैं बताने चल रहा हूं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा मेथड है नहीं। ठीक है, कहीं कभी डाटा ऐसा दे दिया जाए तो थोड़ा बहुत इसमें आप डायरेक्ट कंसेप्ट लगा सकते हो, बट वो हर जगह काम नहीं करता है। ये लोग 10 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, फिर बोला गया आपसे 6 पुरुष और 8 महिलाएं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, काम को 14 यानी कि 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पुरुष को एक साइड करेंगे, 14 इंटू 6 84, और ये 80 आया यानी कि यहां पे हो गया 4 मैन, ये 120 आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 112। तो अंतर कितना आ जाएगा 8। तो मेन और वुमेन की इफिशियंसी कितना आ जाएगी यहां पे 1/2 नहीं 2/1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क पता कर लेना भाई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहीं पे भी वैल्यू पुट कराओ। 8 गुणे 2 यानी कि 8 आदमी मिलकर 16 यूनिट काम, 12 गुणे 1। ठीक है, और ये लोग मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो 16 12 28 यानी कि आपका आ गया 280। अब सुनना, अगर एक आदमी काम करेगा तो 280 बटे में 2 यानी कि 140 दिन। अगर एक महिला काम करेगी तो 280 बटा 1 यानी कि 280। तो 280 और 140 का अंतर कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अब कल को पूछा जाए कि 2 आदमी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया 2 आदमी 4 यूनिट काम करेंगे, 280 बटा 4 यानी कि 70 हो जाएगा। ऐसे भी डाटा पूछे जाते हैं, बट यहां पे इन्होंने दोनों का अंतर पूछ लिया है। आसान सा डाटा था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए। विकास, पवन, सुषमा, शिवांगी, नीरज, सुनील, अशोक, एके, बहुत बढ़िया। आंसर बताओ। सेल के दौरान 25% छूट पर 28 रुपए की एक नोटबुक, मतलब जो 28 रुपए वाली नोटबुक है उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 16% के डिस्काउंट पर 75 रुपए का एक पेन खरीदा, तो बिक्री के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई। अब देखो सवाल तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट आपको मैं यहां पर फिर भी समझाऊंगा। कई लोग कुछ गड़बड़ियां करते हैं। ठीक है, वो यहां पे थोड़ा सा उनको समय लग जाएगा। 16% निकाले जब निकालेंगे किसका, 75 का। ठीक है, ये तो बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे आपको क्या करना था, 28 पे बोला गया 25% का डिस्काउंट मिलता है, और 75 पर बोला गया है 16% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहां पे डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा भाई साहब को, 7 रुपए का। ठीक है, और यहां पे बात करी जाए तो उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 12 रुपए का, तो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 19। बट ये वाला कैलकुलेशन कई लोगों को परेशान कर सकता है भाई, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं हमने लगाया क्या। देखो आपको बताया हूं x का y% चाहे तो कैलकुलेट कर लो, या फिर y का x% कैलकुलेट करो, बात बराबर है। अरे भाई बराबर है कि नहीं, x y/100 दोनों जगह पर आता है। तो हम पता है इसको किस नजर से देख रहे हैं, मैथ की नजर से देख रहे हैं। ठीक है, गलत नजर से नहीं देख रहे हैं, मैथ की नजर से। 16 का 75%। अब ये जब आप देखते हो तो 16 का 3/4, भाई सवाल आसान हो गया कि नहीं, बात समझ रहे हो। इसी वजह से मैं डायरेक्ट 12 लिख पाया, वरना अगर यहां पे कोई और डाटा होता 82 का 16%, तो इतनी जल्दी नहीं लिख पाते। ठीक है, तो 16 का हमने 75% और 75% होता है 3/4। ठीक है, तो 4 का भाग लगा के 3 का गुणा करा लिया, ये आ गया 12। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कैलकुलेशन करने में बहुत जगह आपकी परसेंटेज में हेल्प करेगा ये, जो वहां पे हमने पॉइंट बताया और यहां पे बताया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेनू एक ट्रेन ए के भीतर बैठी हुई थी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार कर दिया। यदि ट्रेन बी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, पता दो केस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है भाई, ये बुलेट ट्रेन टाइप सी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान मत दो, बस ये समझो ये ट्रेन है। अब यहां पे ये रेनू बैठी हुई है, ठीक है। अब एक दूसरी ट्रेन आ गई, ठीक है, ये एक दूसरी ट्रेन आ गई भाई, ये एक दूसरी ट्रेन आ गई। अब बात समझना यहां पे हो क्या रहा है। देखो, अगर मैं बोलूं ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है तो क्या होगा भाई, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लंबाई कवर कर रही ना। बट अगर सिर्फ और सिर्फ रेनू को पार करने की बात करी जाए, ये रही रेनू, देखो अब ट्रेन आई, क्या दूसरे वाले ट्रेन के लंबाई से कोई मतलब है? कई लोग यही गलती में फंस जाते हैं, भैया इसके लंबाई से कोई मतलब नहीं है हमें, ट्रेन इसको पार कर रही, किसको, रेनू को, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन इसको पार कर रही है उसकी लंबाई कवर होगी। लेकिन क्योंकि ये ट्रेन में बैठी हुई है, जैसे आप जब बस में बैठते हो ब्रेक लगता है, झटका लगता है कि नहीं, क्योंकि आपकी भी चाल उस समय बस की ही चाल होती है, तो इसकी भी चाल ट्रेन वाली ही चाल है। दिशा क्या बताएगी, सबसे पहले देखिए भाई, दिशा क्या बोला गया, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भैया, सापेक्ष गति की बात करी जाए, दोनों चाल आप जोड़ लोगे, 50 प्लस का 58, यानी कि ये आपका हो गया 108, ठीक है। समय कितना लगता है, इन्होंने बताया 15 सेकंड, तो हम लोग पता करें भाई डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 108 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और समय आपको दिया गया है 15 सेकंड। 18 से डिवाइड करोगे, ये आपका 6 बार, 6 पंचे 30 गुणे 5 यानी कि 450 मीटर। ये भी ऑप्शन में दे देना चाहिए, कुछ लोग गलत कर देंगे, बट ये ध्यान रखना क्योंकि बी ट्रेन पार कर रही है तो ये बी की लंबाई आई है, और आपसे बोला गया है जो बी है वो ए से 3 गुनी है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 450 है, इसका मतलब 150 गुना दिया गया है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कल को बी की लंबाई पूछी जाए, अब गड़बड़ी देखो होती क्या है ना, कई लोगों को लगता है ये दोनों की लंबाई आएगी। देखो अगर नॉर्मली ये ना बोला जाता रेनू बैठी है और ट्रेन पार करती तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई होती, तब ये भैया 4 यूनिट की वैल्यू होती। आप ये डिफरेंस समझो, ठीक है, क्योंकि यहां पे ट्रेन उसको पार कर रही है, उस महिला को पार कर रही है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेन की लंबाई ली जा रही है। तो 3 की वैल्यू 450 यानी कि 150 गुना है, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या हो जाएगी, 150 मीटर। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अरे चमका कि नहीं चमका, समझ में आ गया? आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजक क्या है, 4.33 इंटू 4.33 माइनस का 2.65 इंटू 2.65 और डिवाइडेड बाई 1.68। सॉल्व करके बताइए। आंसर आ गया। अब देखो जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो कभी भी आपको डाटा पर ध्यान नहीं देना। आप देखो यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है, आपने पैटर्न देखा कि ऊपर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, सेम डाटा का गुणा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणा होता है। अब आप देखो ये क्या है, बताइए ये क्या, ये इन्हीं दोनों का अंतर है कि नहीं, इकाई अंक से आपको दिख गया होगा, माइनस का 2.65। बात समझ में आ गई? तो अगर ये इनका अंतर है यानी कि आप a माइनस बी का भाग लगा रहे हो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस बी मिलेगा, मतलब दोनों का जोड़ बचेगा।
अब दोनों का जोड़ क्या होगा, जैसे ही जोड़ा जाएगा तो इकाई का अंक 8 आएगा, और कुछ करना नहीं था, ये सब आपको देखना था। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, जब इनको जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 8। ठीक है, तो आपको पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। इसको लगा डाला, एक ऐड आता था ना, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, और वो कंपनी ही बंद हो गई है। नहीं, कंपनी तो शायद चल रही है, बट कंपनी का झिंगा लाला हो गया। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 85264x16 8 से विभाज्य हो जाए, x का आपको न्यूनतम मान बताना है इस ऑप्शन में से देखकर। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए। सर डेली 9 बजे ही क्लास होगी, शुभम मलिक मेरे भाई। क्लास ये चौथा दिन है 9 बजे होते हुए, तो ये क्लास आपकी डेली 9 बजे ही होगी। कल आपको मैं 9 बजे शार्प 9 PM पर लाइव देखना चाहता हूं। ठीक है, बाकी लोग भी 9 बजे लाइव एग्जैक्ट आ जाया करें भाई। 85264x16 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 16 क्या है, डिवाइड है। अब मैं आपको बताता हूं भाई, x की जगह अगर 0 भी रखोगे तब भी ये आपका मतलब डिवाइड हो जाएगा 8 से, बट 0 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो 2 रखोगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 पे डिवाइड नहीं होगा। अब आपको और बता देता हूं, देखो 200 के जो मल्टीपल होते हैं ना, ये सारे के सारे 8 से डिवाइड होते हैं। ये सब देखो कुछ ऐसे मतलब कंसेप्ट है जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब 200, 400, 600, 800 डिवाइड है, अगर मैं इसमें 8 का मल्टीपल, जैसे मैंने 16 जोड़ दिया, कल को मैं यहां पे 48 जोड़ देता हूं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये डिवाइड है। जैसे 696 मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं तो कहूंगा डिवाइड है, मैं इसी को भाग लगा दिया। तो इसीलिए हमने बता दिया कि 0 के बाद 2 आएगा, तो न्यूनतम वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2। इसके आगे भी मैं आपको बता दूं, यहां पे देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 4 6 8 हो गया, 9 जब रखोगे डिवाइड नहीं होगा। तो अगर अधिकतम मान पूछा जाता 8 हो जाता, क्योंकि पेपर में कभी कभी अधिकतम मान भी पूछ लिया जाता है। 30 मैथ, 5 रीजनिंग। रीजनिंग का क्वेश्चन क्यों ऐड करूंगा मैं, फिर कल को कहोगे गुरुजी जीके जीएस भी पढ़ा दो है। ठीक है, पहले आप मेरे से मैथ ही पढ़ लो भैया हैं। आंसर बताइए इसका क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 11 साल बाद राघव की आयु उनकी 5 साल पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगा। देखो उम्र 5 गुना होने का मतलब क्या है, अगर राघव की उम्र अभी 1 है तो वो हो जाएगी 5। ठीक है, मतलब 4 गुनी से बढ़ रही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू देखो है कितनी। आप ये बात समझो भैया, ये है 11 ईयर आफ्टर और ये 5 ईयर बिफोर। ठीक है, तो गैप है 16 साल का, यानी कि डाटा हो गया 4 गुना। तो 5 का 4 गुना यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना, 5 में 4 का गुणा कराओगे तो राघव 11 साल बाद है 20 साल का, तो इसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 20 में से आप 11 घटाओगे तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। अब कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग हो जाएगा कि मास्टर ने ये 16 कहां से लिखा। मैं उनको फिर से बताता हूं, थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, सुनना। साल आपका कौन सा है, बोले वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। नहीं, आप जाओ 5 साल पहले 2020 में पहुंच जाओगे, आप जाओ 11 साल बाद 2000 कहां पे पहुंच जाओगे, 36 में पहुंच जाओगे। यही मैंने लिखा है, ये 11 ईयर आफ्टर 11 साल बाद का डाटा है, ये 5 साल पहले का डाटा है। तो वर्तमान तो ये है ना, तो अगर यहां वाली उम्र पता कर रहे हो तो उसमें से 11 घटाना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। बात समझ रहे हो। तो यहां पे हमने क्या किया, देखो 1:5 यानी कि 4 यूनिट का जो गैप है वो 16 साल के बराबर, डाटा 4 गुना। तो यहां पर भाई साहब की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 - 11 कर लो, या फिर यहां पे पता कर लो 4 + का 5 9। हमें वर्तमान में आना है।
ठीक है। तो यहां पे 4 + 5 भी कर सकते थे, 20 - 11 भी कर सकते थे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बताइए। एक्स की आय वाई सॉरी जेड की आय से कितने परसेंट, ये देखो बेसिक आपका जो है मतलब रेशियो का कंपैरिजन करा लो परसेंटेज का यूज करते हुए, फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आप सवाल जल्दी बनाओगे, वरना 100 160 के चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। आंसर किसी का नकल ना करें भाई, अपना आंसर बताओ। ठीक है, आए या ना आए सवाल बनाना चाहिए। ठीक है आइए देखते हैं क्या होगा। आप लोग तुरंत गाने पे चले जाते हो भाई। एक्स वाई जेड हो गया, बोला गया एक्स वाई से 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो 5 पे 3 ज्यादा यानी कि ये 8 हो गया। फिर बोला गया वाई जेड से 40% अधिक, 2/5 यानी कि अगर ये 5 है तो ये भाई साहब 7 हो गए। अब अनुपात पता कर लो, 8 सता 56 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं बट ठीक है, ये 25 हो गया। अब तुलना कराना है एक्स और जेड में, ये कितना ज्यादा है। देखो अगर मुझे तुलना कराना है, मुझे पता है 100 से काम आसान हो जाता, मैं दोनों में 4 का गुणा करा लूं, ये 100 हो जाएगा, इधर 4 का गुणा कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 224। भाई ऐसे भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 25 पे कितना ज्यादा है ऐसे भी देख सकते हो, बट मुझे दिख रहा है इसको 100 बनाया जा सकता है, तो मैंने दोनों साइड 4 का गुणा करा लिया, तो ये 100 है तो ये 224 है, कितना ज्यादा है 124, तो 124% आपका सही जवाब। अरे ये कौन है 1 2 का 4, भाई 1 2 का 4 कैसे होगा है, 1 + 2 करोगे तो 3 मिलेगा, 1 × 2 करोगे तो 2 मिलेगा, 4 तो मिलेगा भी नहीं। निधि ने 9600 की राशि 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 12,696 रुपए की प्राप्ति हुई तो n का मान क्या होगा, बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा पैसा कितने गुना हो रहा है। ठीक है, और उसमें आप ये भी देखने का ट्राई करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो 2 साल आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा तो 3 साल आ जाएगा, वो आप चेक कराइए। यही तो आपका काम है भाई, पेपर में समस्या तब आएगी अगर कुछ इस तरह का डाटा बन जाए तो। ठीक है, पर देखो आमतौर पे ना ऐसे सवालों में 2.5 वाला डाटा मतलब नहीं देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी दिया नहीं जा सकता, बट देते नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बोलेंगे कि छमाही संयोजित हो रहा है और वो क्यूब आएगा तो 1.5 साल आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी शकल सूरत क्या कह रही है। भाई ये 9600 है और ये हमारा 12696 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा बनाना चाह रहे हैं, 12 से डिवाइड कर दिया 800, इसको भी 12 से डिवाइड कर देते हैं, ये एक बार गया। ठीक है, और उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 60 हो गया, और फिर ये आपका चला जाएगा कितनी बार बताइए, 12 से 60 और 12 से चला जाएगा 8 बार। ठीक है, और अगर छोटा करना चाहते हो 8 का भाग लगा लो, लेकिन 8 से भाई साहब डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, 8 से ये डिवाइड नहीं होंगे, भाग तो मैंने सही लगाया ना, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 से एक बार, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, ठीक है। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 400, और 2 से डिवाइड करोगे तो अब देखो काम यहां पे बन गया आपका, कैसे बन गया,
15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, तो 15% ब्याज मिलने का मतलब क्या है, पैसा आपका 20 से बढ़कर 23 होगा एक साल में। क्यों होगा सर? 15% का भिन्नात्मक मान मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, 20 से बढ़कर 23 होगा। अब देखो ये डाटा क्या है, ये 20 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है 2 साल। अगर ये पावर मान लो 3 यहां पे आ रहा होता तो 3 साल हो जाता। अगर मान लीजिए ये अनुपात 20:23 ही आता तो आप कहते 1 साल। ठीक है। और देखो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, कई सारे टॉपिकों में आपकी वो हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह पता, और ना किसी को यही नहीं पता कि 15% 3/20 कैसे होता है। भैया 15% का मतलब होता है बटे में 100 लिखना है, 1/100 का मल्टीप्लाई कराना, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 20 पे जब पैसा 3 से बढ़ेगा तो ये 20 से 23 हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। परसेंटेज का मुझे लग रहा है एक मैराथन क्लास यूट्यूब पे पूरी 8-9 घंटे की कर देनी चाहिए। ठीक है, कम से कम मैथ सुधार तो लोगे, पढ़ने का मन तो करेगा। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और बहुत जगह यूज होता है। परसेंटेज मैं एक बार पढ़ा देता हूं ताकि जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको काफी हेल्प मिल सके। ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये देखो प्रश्न कैसे घुमाया गया है। ठीक है, ये भी आप में से ही किसी ने डाउट पूछा हुआ था, तो मुझे लगा सबके सामने ये प्रश्न लेकर आना चाहिए। अच्छा सवाल है ये, आंसर बताइए, बट कोशिश जरूर करना। ठीक है, कैलकुलेट करके बताएं। अरे भैया पीडीएफ दीजिए, रिवीजन करने में इजी होता मेरे भाई। पीडीएफ 3 क्लास हुई है, तीनों क्लास की पीडीएफ डली हुई है, पता नहीं कहां खोज रहे हो हैं। मैंने क्या बताया आपको, पीडीएफ अपलोड कहां पे हो रही है, टेलीग्राम पे आप सर्च करो रेल बुक स्टडी। रेल बुक स्टडी आप सर्च करेंगे तो चैनल मिलेगा, वहां पे आप जाकर देखो 3 क्लास हो, ये 4थी क्लास है, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। कैसी बातें करते हो हैं। और अगर आपसे प्रश्न ना बने, मान लो जैसे आपने पढ़ा, बोले सर समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप बता दिया करो, कम से कम मुझे भी तो आइडिया लगे कि सच में कितने लोगों को दिक्कत है। भाई अगर मुझे लगा सबसे बन रहा है तो मैं कभी एक आधा सवाल ऐसे स्किप भी कर सकता हूं। चलो बढ़ जाओ अगले सवाल पे, अगर वो सबसे बन गया है तो फिर क्या करते हैं, एक आध सवाल तो स्किप कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे पता है एक्चुअल में क्या होगा, लैंग्वेज उलझाया गया है यहां पे। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 7/9 लोग उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 कुर्सी पर बैठे हैं। मतलब जितनी कुर्सियां हैं उसकी 9/13 कुर्सियां पे बैठे हैं। अब आप ये देखो, इन्होंने फिर क्या बताया, इतनी कुर्सी खाली। आप ये बताइए अगर 9/13 कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी खाली कितनी होगी, 4/13। मानते हो कि नहीं मानते हो? और खाली कुर्सियों की संख्या 28 बताई गई है, 4 से भाग लगाया, ये गया 7 बार, 13 सत्ते 91, यानी कि कुर्सियां आ गई 91। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला गया भैया, 7/9 लोग 9/13 कुर्सी पर बैठे थे। ठीक है, तो हमने मान लिया आदमियों की संख्या n, इनके 7/9 जो है वो चेयर के, यानी कि 91 के 9/13 पर बैठे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई, 13 से डिवाइड करोगे 7 बार, 7 से 7 कट गया, यानी कि आदमियों की संख्या भैया 9 × 9 81 है। तो आपसे बोला गया अगर सभी लोग कुर्सी पर बैठ भी जाएं तो कुर्सी कितनी खाली होगी, 10। कितनी कुर्सी खाली होगी, 10। सारा मामला ही कुर्सी का है। अभी दिल्ली में इलेक्शन का रिजल्ट आया आज, कुर्सी बदल गई। नहीं चमका, इसीलिए तो ये सवाल मैं लेकर आया हूं ना। किसी ने डाउट में पूछा था, मुझे लगा सबको बताना चाहिए। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऋषभ देव जी आपका स्वागत है भाई। ठीक है, काफी अच्छा लगा कि आप जो है फिर से आए हैं। आइए सभी लोग बोर्ड पर आ जाओ, इस पर बैठ मत जाना इसको देखना है, फिर से सुनना। इन्होंने क्या बोला है कि एक हॉल में मौजूद लोग, अभी लोगों को हटाओ, इन्होंने बोला जितनी कुर्सियां उपलब्ध हैं उसका 9/13 भाग। अच्छा ये बताओ भाई, ये तो मैंने समझाया ना, 9/13 जब आप घटाओगे मतलब 4/13 हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं।
तो कुर्सी का 4/13 जो बचा है वो बताया गया 28 कुर्सी है, तो कुर्सी टोटल आ गई 91, कुर्सी आ गई 91, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ऊपर वाला डाटा देखो, इन्होंने बोला जितने लोग हैं उसके 7/9 लोग जो कुर्सियां हैं उसकी 9/13 पर बैठे हुए हैं। आदमियों की संख्या 81, सभी लोगों को बैठा दिया हमने, तो 10 कुर्सी बच गई। अब ये बांट दो, आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, उसी में से एक जो है आप दे दीजिए, माननीय ओझा सर को भी दे दीजिए एक कुर्सी, जो 10 बची हुई कुर्सियां। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गोले का जो आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ। गोले का जो आयतन है वो त्रिज्या के क्यूब पर मैं कह रहा हूं डिपेंड करता है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, आप पढ़ाई के दरमियान किस पे डिपेंड करते हो, आप अपने पिताजी पे निर्भर करते हो, बराबर नहीं हो उनके, डिपेंड करते हो। ये बराबर नहीं है भाई, बराबर होने का मतलब है इसमें आप 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। मैंने बोला निर्भर किस पे करता है, तो त्रिज्या के क्यूब पर निर्भर करता है। त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो 50% वृद्धि का मतलब 2 से हो गया 3, तो क्यूब करना है, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, मतलब आयतन 8 से हो जाएगा 27। अब परसेंटेज निकाल लो भैया, कितने की वृद्धि हुई है, 19 यानी कि 19 की वृद्धि हुई है, किस पे, 8 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करा लेंगे, भाग वाग लगा दो। 1900 में मैं सीधा 8 का भाग लगा रहा हूं, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, और यहां पे बच गया 3, मतलब 30 हो गया, तो 8 3 24 हो गया। अब मेरा भाग लगाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों, ऑप्शन को भी देख रहा हूं। अरे भैया पेपर में बैठे हो तो ये किस लिए दिया गया है, इसकी सहायता लो ना। 2 और 3 आया तो आप समझ गए, अब 237.5 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं, मैं मुझे तो सर चैन सुकून तभी मिलेगा जब मैं भाग लगा लेता हूं। भाई भाग लगा लो, कोई रोक नहीं रहा आपको, भाग लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन। भाई देखो, मतलब जैसे आपको थोड़ा सा, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, थोड़ी बड़ी क्लास चल रही, 30-35 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ वैसे भी सॉल्व करने से थोड़ा माइंड को बीच में रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिए। आप लोग क्या करते हो, वही भेड़ वाली चाल, फिर उधर चले गए, वापस आते ही नहीं हो, वहीं रह गए। अरे ये बताओ, कहीं आप ट्रेन से जा रहे हो, रास्ते में आप कहीं ट्रेन रुकी, आप उतर गए, दोबारा नहीं आते हो क्या। मतलब एकदम, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते उन लोगों की तरह समझाना होता है, और तुम्हें बनना है स्टेशन मास्टर। ठीक है, किसी को बनना है कांस्टेबल, किसी को बनना है एसआई। हरकतें ऐसी हैं कि वहां पर चाय की दुकान भी ना लगाने दिया जाए, कहीं इधर उधर ठेला लेके चले जाओगे, वापस आओगे ही नहीं। अरे भैया पढ़ लो है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 49,700 रुपए का निवेश किया। कितने का, 49,700 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8,800 रुपए के लाभ में से, ठीक है, ईसा का हिस्सा 2,200 था, तो अंशु का निवेश कितना, यानी कि अंशु ने कितने रुपए निवेश किए हैं, बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो ये थोड़ा सा ना, मतलब पार्टनरशिप का ही सवाल, बस थोड़ा सा घुमाया गया। आप मुझे ये बताओ, ये टोटल लाभ है, ठीक है, ईसा का हिस्सा आपको बता दिया गया कितना है। ईसा का हिस्सा 8, मतलब 8800 में से आपको बताया गया 2200 है, मतलब ये बचेगा कितना, 600, 6600। डाटा देखो बहुत ही आसान है, बट ठीक है मैंने लिख दिया। और ये अंशु हो गई,
तो इसका प्रॉफिट है 2200, इसका प्रॉफिट है 6600। तो अगर इनके लाभ का अनुपात ये है तो यही अनुपात में पैसा निवेश हुआ होगा। हमसे अंशु का हिस्सा पूछा जा रहा है, मतलब अगर टोटल 4 रुपए है उसमें से अंशु ने 3 निवेश किया है, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताई गई है 49,700 रुपए। भैया गुणा भाग करा लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा और वो कर लोगे आप, मुझे पता है। बोले सर लेकिन हमें तो नहीं पता ना। आइए गुणा करा लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0, 7 तियां 21 बच गया 2, 27 2 29 बच गया 2, 12 और 2 14 हो गया। फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 तियां 12 हो गया, ठीक है। 4 सते 28 हो गया और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, ठीक है। फिर ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। फिर यहाँ पे हमने ये देख लिया ऑप्शन, ठीक है। तो 37,275 रुपए किसका हिस्सा था, अंशु का हिस्सा था। ईसा का पूछा जाता तो 1/4 भाग, ठीक है। मतलब यहां पे डाटा देखो, पहले क्या होता था प्रश्नों में, आपको निवेश बताया गया और प्रॉफिट में से पूछा जाता था। यहां पे प्रॉफिट का हिस्सा बता दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका निवेश कितना था। वही कंसेप्ट लगाना है, जिस अनुपात में निवेश करोगे उसी अनुपात में आपको लाभ होगा। आ जाओ इधर, कैलकुलेट करके बताइए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, मतलब इस सवाल में कोई 2 4 5 मिनट भी लगा सकता है, बट मेरे बताने से पहले, बताने के बाद देखो आपको आसान लगेगा, बट खुद से ट्राई करो, आपको लगेगा कि इसमें करना क्या है। ये भी आप में से किसी ने डाउट के रूप में मुझसे पूछा था, मुझे लगा ये सवाल आप सबको कराना चाहिए। आप एक बार पढ़िए, सॉल्व करिए, देखो पक्का कुछ लोग यहां पे अटक जाएंगे प्रश्न में, ठीक है। रीजन क्या होता है ना, आपने इस तरह का सवाल नहीं देखा है, इसी वजह से लोग अटकते हैं। जैसे अगर पेपर में आ गया ये प्रश्न आया कि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा, उसमें कोई नहीं अटकेगा। सीपीएमपी वो चल रहा है, बताओ। अच्छा, फिजिकल में बाहर हो गए थे तो भाई जिस भी एग्जाम की आप इस समय तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी करिए ताकि फाइनल सिलेक्शन ले लें, ठीक है। क्योंकि देखो अंत में रिजल्ट ही मायने रखता भाई, ये आप सबको अब पता चल चुका होगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए, भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास में आने के साथ वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भाई, जो आपके दोस्त लोग हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए। यहां पे क्या बोला गया, ए और बी एक साथ 60 किलोमीटर की दूरी दूर स्थानों से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। वे 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए ने अपने गति के 2/3 से यात्रा की होती और बी ने अपने गति से दोगुनी गति से यात्रा की होती तो वो 5 घंटे में मिल जाते। ए की गति क्या है, सच सच बताना, आंसर आया कि नहीं आया। और स्किप का मतलब क्या होता है, नहीं बना ये तो बता दिया करो। बोले सर वो तो थोड़ा अलग, मतलब अलग सा लगेगा ना। स्किप का मतलब ठीक है, मन नहीं बनाने का, वरना मैं बना देता। भाई अगर आपसे नहीं बना तो आप बता सकते हो कि नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इसमें कई लोग फंसेंगे जाकर कहीं पे। और अभी जब आप सॉल्यूशन देखोगे इसका इसका आप हल देखेंगे तो आपको लगेगा क्या सच में ये इतना ऐसा सवाल था। आओ समझते हैं, ठीक है। कॉपी पेन बंद कर दो, ए और बी से भैया दोनों चल रहे हैं, ये इधर से ये इधर से, ठीक है। हमने ए की चाल ए ही मान ली, बी की चाल हमने बी मान ली, इसकी चाल मैंने ए मानी है, इसकी चाल बी मानी। अब देखो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा भाई, जब चलते हैं तो बोला गया 6 घंटे, यानी कि इसका मान आ गया 10। अब जो लोग आंसर 10 बता रहे थे, भैया अगर एक की चाल 10 हो जाएगी कैसे काम बनेगा बताओ। अब बोला गया ए अपने गति के 2/3 भाग से चलता है और बी अपनी गति दोगुनी कर देता है, तो यही दूरी अब क्या होती है 5 घंटे में कवर, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 12। सवाल खत्म। कैसे खत्म, देखो इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। तो यहां पे आपका 2a प्लस का 6b, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 तियां 36, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करा रहा हूं तो 2a प्लस का 2b
ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखो बाय डिफॉल्ट मैं एक काम करते हैं ना, इसमें जो है आप कराओ 6 का गुणा, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। तो 6a प्लस का 6b ये बराबर आ जाएगा 60 के। दूसरे में से पहले को घटा दो तो 4a की वैल्यू 24, a की चाल आ गई 6, सवाल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा, कई लोगों के लिए नया होगा, एक बार फिर से समझना। देखो मैंने इसको सरल किया, इसमें बोथ साइड हमने 6 का गुणा कराया है। ठीक है, सेम डाटा में भाई दो अननोन वेरिएबल हैं और दो आपके पास समीकरण है, तो ए और बी का मान तो निकाल ही लोगे। बट यही आपको नहीं पता चल रहा था। अब कई लोग कुछ पता नहीं क्या कंसेप्ट लगाते हैं, चालों का गुणनफल बराबर दूरी समय का अंतर, जबकि उन्हें यही नहीं पता है कि आपको यह भी नहीं पता है सवाल में ए का अंतर कितना है, बी का अंतर कितना है, दोनों का समय कुछ अलग अलग होगा। तो आप गलत कंसेप्ट में अटके हुए रहे होगे। ठीक है भाई, इसकी चाल ए, इसकी चाल बी, विपरीत दिशा, चाल जुड़ गई, 60/6 यानी कि 10 के बराबर, 2/3 2 गुना 12 के बराबर। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए का मान हमने बता दिया। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको आपको बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, जिनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों ने सवाल अपने मन से सही किया था, कोई बगल में बैठा हो तो उसको बुला लीजिए और कह दीजिए आपको शाबाशी दे दे, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो छोटे हैं भाई, कानून के अगर हाथ होते तो वो आपके पीठ तक पहुंच जाते और थपथपा देते। तो कोई बगल में बैठा हो तो उससे शाबाशी ले लो, बट बोल देना कि घूसा ना दे दे वो। आंसर बताओ, या तो खुद से ले लो ना, ऐसा ही कर दो, शाबाश जितेंद्र तुमने बहुत बढ़िया काम किया। आंसर बताओ। 185 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 सेकंड में विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? सॉल्व करके बताएं। अब देखो यहां भाई, जब भी ट्रेन का सवाल देखो, या तो नॉर्मल बनेगा, खंबे को पार करती है, प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को पार करती है। अच्छा सवाल, तो ट्रेन आदमी को पार कर रही, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, दोनों चल रहे हैं। आपको देखना है दिशा कौन सी है, समान है या फिर विपरीत है। यहां पे विपरीत दिशा की बात करी गई है। ठीक है, हमें ट्रेन की गति बतानी भैया, ट्रेन की गति हमने मान ली x, आदमी की गति बताई गई है 9.9। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी यहां पे 185 मीटर है और समय बताया गया 6 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कौन कराएगा? हम कराएंगे। 6 का भाग लगाओगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका 5 3 15, 5 7 35 हो गया। x का मान कितना आ जाएगा? 37 गुणे 3 यानी कि आपका 111 111 आ गया, माइनस का 9.9। तो 111 में से आप हम लोग 10 घटा लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो 10 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाए? अरे ये आंसर तो दिख ही नहीं रहा भाई, कहां पे गड़बड़ी होगी कहीं पे क्या? 9.9 हो गया, इतने मीटर इतने सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में 18, 6 का भाग लगाया 3, 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 5 7 35। सही तो जा रहा है पूरा सवाल, पूरा सवाल सही तो जा रहा है, तो फिर आंसर गलत कहां से हो गया है? तो ये 101.1 आएगा ना। क्या मतलब ऐसा दिन आ गया कि हम घटा भी नहीं पा रहे हैं? ये ऑप्शन में भाई साहब ने ये क्यों टाइप किया हुआ है? सब कुछ मामला सेट तो है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नजर नहीं आ रही? ठीक है, तो आंसर वही होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा?
कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यह है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताएं तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। अब देखो यहां पे हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, गारंटीड है 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई पाई की वैल्यू जब 22/7 लिया जाएगा तो वो आएगा, और ये भी पूर्णांक में ही दिया गया। 4 4 ये 11 से डिवाइड है, 7 - 2 ये 11 से डिवाइड नहीं, 17 11 से डिवाइड नहीं, 16 माइनस का 5 ये भी डिवाइड हो गया। अब तो भैया सवाल बनाना पड़ेगा, अब तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए आप जो है क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। इन्होंने बोला है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है वो 1:3 है, 1/3 हो गया, यानी हाइट यहां से कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, त्रिज्या r, हाइट 3r, वैल्यू किसके बराबर है 924 के बराबर, ठीक है। तो पाई की जगह हम लोग 22/7 यहीं पे लिख लें। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी भी अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर पेपर देने कैसे जा रहे हो। 11 से डिवाइड किया 2, 11 8 88 ये 44, 2 2 कट गया, भाग लगाओगे 4 से, ये आपका चला जाएगा 4 से, ये चला जाएगा आपका 21 बार, 3 से डिवाइड करोगे 7 बार, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर आ गया 7 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या आपको मिल गई 7 और ऊंचाई इसका 3 गुना है तो हो जाएगा 21। हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं, 2πr और ब्रैकेट में r प्लस का h, वैल्यू पुट करा लीजिए। पाई आपका 22/7, त्रिज्या 7 आ जाएगी और त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ कितना हो जाएगा 21 प्लस का 7, यानी कि ये आपका हो जाएगा 28। इससे इसको निपटा दो, इकाई अंक से काम बन जाएगा अब हमारा, 2 2 4 और 8 चौके 32, यानी कि 1232 क्या होगा आपका सही जवाब। देखो एक बात आप ये अपने दिमाग में बिठा लो, अगर घर पे आपकी कैलकुलेशन करने की हैबिट नहीं है, ठीक है, घर पे गुणा भाग करने की आदत नहीं है, भैया पेपर में करने का मतलब कैलकुलेशन करने का मन नहीं करेगा। अब होगा क्या, ये ऑप्शन पहले दिया गया, आप सिर्फ इसको चेक कराओगे, 11 का मल्टीपल हो सकता लगा दो, बाय डिफॉल्ट ये नीचे होगा ये ऊपर होगा, आप इसको टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल थे, फॉर्मूले का बस यूज करना था। ऊंचाई त्रिज्या का 3 गुना था, ये हमने यहां पे लिख लिया, ये होता है 2πrh, वैल्यू पुट कराई, त्रिज्या निकाला, ऊंचाई 3 गुना, वैल्यू पुट करा दिया, है कुछ नहीं, है इसमें कुछ नहीं, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या हो, कैलकुलेट करके बताएं। देखो छोटा सा कंसेप्ट भाई, दशमलव 0.1 का मतलब क्या है भाई, एक स्थान पे दशमलव मतलब 10 की घात -1, 0.001 का मतलब 3 स्थान पे दशमलव 10 की घात -3। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, ऐसे सवालों को निपटा देता है, ठीक है। और कई लोगों को लिए मतलब कई लोगों के लिए पता नहीं क्या इसी में करते रह जाते हैं। आप देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई, आंसर बता दो मुझे क्या होगा। तो यहां पे क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे दशमलव लगा हुआ है तो 10 की घात -6 हो गया। अच्छा इसकी घात 1/3, घातों का आपस में गुणा होगा, 10 की घात -2, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, सवाल खत्म। 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, सवाल खत्म। बाकी आप ऐसे भी मतलब ध्यान दे सकते हो, 1/3 का मतलब है क्यूब रूट लेना है, ठीक है। क्यूब रूट लेने का मतलब क्या है भाई, पावर 6 स्थान पे दशमलव है तो 6/3, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो दशमलव और भिन्न से भी सवाल
पूछ लिए जाते हैं हमारे पेपरों में। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा इसका, कैलकुलेट करके बताएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें। और क्लास लाइव का जो समय है वो है आपका रात के 9 बजे। जैसे एक दो लोगों ने मतलब कमेंट किया कि सर ऐड आ जाता है, तो भाई फिर यूट्यूब इसीलिए जो है प्रीमियम चलाता है अपना, कि उसका आप प्रीमियम जो है ज्वाइन कर लो तो ऐड नहीं आएगा। या फिर आप हमारे साइड से क्या हो सकता है, आप लाइव क्लास में आओ, उसमें ऐड नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइव पढ़ो, कॉपी पेन लेकर बैठो, इसीलिए आपको समय दिया जाता है सवाल बनाने के लिए। 25 रुपए किलो, 22 रुपए वाली किलो चाय में 14.5 किलो वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिक्सचर की कीमत 18 रुपए किलो हो जाए। ठीक है, 25 रुपए प्रति किलो वाली 22 किलो चाय में 45 रुपए वाली कुल कितनी चीनी मिलाई जाए, मिश्रण की कीमत 18 हो जाए। आओ मिलाते हैं, 22 रुपए और 14.5 रुपए मिलाने के बाद चाय बन जाएगा जिसकी कीमत होगी 18। यहां पर आ गया भैया 4 और यहां पे आ गया कितना, जल्दबाजी में 4.5 मत लिख देना। तो इनका अनुपात हो जाएगा 7:8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7:8। ये क्या आ गया, अरे वैल्यू इतनी अजीबो गरीब क्यों आ गई। 25 रुपए हमने, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गड़बड़ी कर दी ना हमने। यहाँ पे 25 रुपए है और ये है 14.5 रुपए, 18 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आप घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल्य इसका वेट आपको बताया गया है कि ये 22 किलो है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आसान सा प्रश्न है, 2 गुणे 22 यानी कि 44 किलो हो जाएगा। देखो एलिगेशन आप कैसे लगा, तो आपके पास दो रेट था, 25 रुपए, 14.5 रुपए। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए 18 बन जाए, तो वो अनुपात है 1:2। एक की वैल्यू 22 किलो तो दो की वैल्यू 44 किलो। बात खत्म, आगे बढ़ो। कैलकुलेट करके बताइए। एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण है, कोणों का योग क्या होगा। कोणों का योग क्या होगा, यानी कि आपसे जो है सम ऑफ एंगल पूछा जा रहा है, बताइए। तो विकर्ण दिया गया है, उसकी सहायता से आप भुजाओं की संख्या निकालोगे और एक बार भुजाओं की संख्या आ गई तो आप जो है टोटल नंबर ऑफ, सॉरी सम ऑफ एंगल पता कर लोगे। ठीक है, तो डायगोनल यानी कि विकर्ण की संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, n इंटू, अब देखो जैसे ये मान लो आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला लिखकर मैंने बताया ना भाई। ठीक है, तो ये आपका बराबर दिया गया किसके, 35 के। तो n इंटू n-3, अब ये बराबर आ गया 70 के। देखो द्विघात समीकरण या तो बनाओ या तो थोड़ा दिमाग लगा लो। n का मान यहां से आ जाएगा 10, 10 गुणे 7, 70 हो जाएगा। कोणों का योग यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे किसी भी पॉलीगन का यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के जोड़ की बात करी जाए तो यह है आपका फॉर्मूला। भुजाओं की संख्या 10 है तो 10 रखोगे ये आपका 8 हो जाएगा, 8 गुणे 180। ठीक है, तो 18 इंटू 8 यानी कि 144, तो 1440 अंश क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर भुजाओं की संख्या पूछा जाता 10 बताते। ठीक है, अंतः कोणों का योग 1440 हो जाएगा। कल को अगर इसी सवाल में पूछा जाए बाह्य कोणों का जोड़ क्या होगा, 360 होता। वो कैसा भी बहुभुज हो, ठीक है, चाहे आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, 10 भुज हो, बट बाह्य कोण का जोड़ सब में बराबर ही रहता है, 360 ही रहेगा। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं।
क्या बोला गया है, दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की राशि का 120% भुगतान एक्स को दिया गया, मतलब एक्स को वाई का 120% मिल रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है वाई को, मतलब ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है, एकदम आसान डाटा है भैया। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, डाटा आसान है तो कुछ भी लिख लो। मतलब कुछ भी का मतलब है आप ऐसे लिख लो कि ये अगर ये 100 है तो इसको 120 मिल रहा है, 20 का भाग लगाओगे इसको 6 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा, दोनों को मिलाकर 11 का भुगतान, 11 की वैल्यू 660 दिया गया, मतलब डाटा 60 गुना दिया गया। हमसे पूछा जा रहा वाई का हिस्सा क्या होगा, तो 5 गुणे 60 यानी कि वाई का हिस्सा हो जाएगा 300। ठीक है, ये भी 2024 में। जैसे कई लोग अभी ये ना लिखा होता ना, कहते अरे सर आज के जमाने का प्रश्न कराओ, 24 दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में आया हुआ सवाल है। हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, सम बहुभुज कह रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसी में 6 का गुणा करा के, यानी कि 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा सवाल है, ये भी किसी ने डाउट मेरे से पूछा हुआ था, मुझे लगा सबको कराना चाहिए। ठीक है, और देखो जो डाउट वाले सवाल होंगे ना आप उसमें फंसोगे, कई लोग फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट, देखो नॉर्मल सवालों में डाउट लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो आप में से भी अगर किसी को डाउट किसी प्रश्न में आता है, आप चाहते हैं कि वो डाउट यहां पे लाइव डिस्कस हो जाए, तो आप इस नंबर पे अपना डाउट व्हाट्सएप कर देना समय से, तो वो आपको क्लास में दिख जाएगा। अच्छा सवाल होगा तो सबका उसका फायदा हो जाएगा। तो आप अपना डाउट, बट देखो डाउट लिख कर भेजोगे मैं उसको मानूंगा ही नहीं, प्रॉपर फोटो खींच के, चाहे कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर जो है आप बुक से भेज रहे हैं, तो विथ ऑप्शन आप अपने डाउट यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो आपके रात के 9 बजे वाली क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, सॉल्व भी हो जाएंगे यहीं पर। ठीक है, तो आपका कोई मैथ का डाउट है, 3-4 साल से सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप यहां पर भेज सकते हो। 2-3 दिन से ना हो रहा हो तब भी भेज सकते हो। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। आंसर बताइए क्या होगा इसका। इसको करते हैं होल्ड। ठीक है, नहीं तो होगा, मैं इसको आपको थोड़ा विचार करने के लिए दे दूंगा होमवर्क के रूप में। अब इसका आंसर बताओ, उस पर विचार करना, क्वेश्चन नंबर 27 पे। अभी इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे क्या बोला गया है, एक साइकिल चालक, तुक्का मत लगाओ कौन है उसका आंसर दो बता रहा भाई, तुक्का मत लगाइए। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, बताइए। तो देखो सीधा आप क्या करिए, आंसर हमारे मिनट में दिए गए हैं, तो 4 मिनट 10 सेकंड को मिनट में आप बदलो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 सही 1/6, यानी कि 24 1 25/6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/6 मिनट आ गया। अब चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। हम वही कंसेप्ट लगा देंगे, जब वो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको इतने बटे 6 का समय लगता है। बोला गया 6 किलोमीटर की दूरी तय करे तो समय। अब देखो ये डाटा किलोमीटर किलोमीटर मिनट मिनट, कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराना मत। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा, लिख दो इसको, 2.5 गुणे 6 बटे में यहां पे आपका 25, और ये बराबर 6/T। 6 से 6 निपटा दो, इससे डिवाइड करोगे ये 10 बार, तो समय कितना लग जाएगा, 10 मिनट का। ठीक है, समय कितना लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है।
यही तो बात है भाई, ऑप्शन 2 आ रहा ना, बट 2 उसका गलत जवाब है, वो मैं समझाऊंगा कल, घर पे विचार करना। इतना मैंने आपको बता दिया कि वो गलत जवाब है, ठीक है, इतना हमने आपको समझा दिया कि वो जो है आपका वो गलत जवाब है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो सवाल में ये लिखा गया कि मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है, पतंग का मतलब है काइट, जिसका क्षेत्रफल ये है और इसके विकर्ण का योगफल ये है, तो इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे आपको इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछना भैया इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या हो सकती है बताइए। पतंग देखा है, बताओ, पतंग देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा ना। अब पतंग में देखो 2 विकर्ण होंगे, मैं आपको जो हमारे जरूरत की चीज है वो बताता हूं। पतंग का जो एरिया होता है, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल होता है, ये कई लोगों को नहीं पता होगा, लिख लेना, d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है, देखो हमारे सवाल में क्या दिया गया है भाई, एरिया इन्होंने दे रखा है, तो d1 इंटू d2 कितना आ जाएगा, दोनों का गुणा 15 गुणे 2 30 आ जाएगा, और दोनों का जो जोड़ है वो कितना दिया गया है, 11 दिया गया। अब ऑप्शन देख लो भैया, यही आप, खत्म, सवाल हो गया भाई। अब पेपर में कई लोग ये सवाल छोड़कर आते हैं, लेकिन आपके सामने से प्रैक्टिस सेट में आप आए, ये गुजरा है, सवाल आएगा बना ले जाओगे। थोड़ा अलग भी आ गया, विकर्ण देके एरिया पूछ लिया, बना लोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, देखो सीधा मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप चाहें तो एक आधा दिन कहीं और प्रैक्टिस सेट अटेंड करके देख सकते हो, 2-3 सेट करके देख सकते हो। इससे बेटर आपके पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको लिख लो, ठीक है, कहां पर लिखोगे, अपने कॉपी में लिख लो और जाकर देख लेना आप, ठीक है। भले ही भीड़ ज्यादा हो सकती है, बट प्रैक्टिस सेट बेटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और रेगुलर भी नहीं मिलेगा भाई। किसी ने एक आधा मान लो प्रैक्टिस करा भी दिया तो वो बराबर आपको पेपर तक नहीं मिलेगा। तो ये क्लास आपकी रात के 9 बजे होती है, रेगुलर आइए। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है रेल बुक स्टडी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। ये सवाल एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था, ठीक है, सॉल्व करके बताइए। क्या कह रहे हैं, 120 के समभाजक और विषमभाजक की संख्या कितनी है। नंबर सिस्टम भाई अमित सर सर्च करो भैया, नंबर सिस्टम का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जो ना बताया हो। 3-3 4-4 उदाहरण सॉल्व कराए हैं। और कभी भी आप ये मत समझना कि प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्लास एक तरह से चलती है। स्पीड का अंतर हो जाता है, समझाने में अंतर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट में मैं मान के चलता हूं आप पढ़े हो, टॉपिक वाइज में मैं मान के चलता हूं आप शून्य हो, जीरो हो आप, और आपको हीरो बनाना है। यहां पे मैं मान के चलता हूं कि आप थोड़ा बहुत हो। यहां पे अगर जीरो हो प्रैक्टिस सेट में तो फिर आप माइनस में चले जाओगे। आ जाओ इधर, संख्या क्या दिया गया भैया, 120। तो 120 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तरीका कई सारे तरीके हैं। तो 12 गुणे 10 लिख रहे हैं भैया, 12 गुणे 10 यानी कि 2 की घात 3 हो गया, ठीक है, और 3 की घात 1 हो गया, और यहां पे 5 की घात 1 हो गया, ठीक है। तो विषम गुणनखंड आप कैसे पता करते हो भैया, सबसे पहले ऑड की बात कर ली जाए, ठीक है, सम वाले को हटा दो, गुणा करा करा के आप जोड़ लो। तो ये आपका 2 गुणे 2 यानी कि विषम तो आ गए 4, ठीक है। सम अब आसान हो गया, ठीक है, विषम वाले में क्या करते हैं, 2 की घात का गुणा करा लेते हैं, 12 आ गया। बट हमसे विषम और सम पूछा गया, देखो क्रम भी देखना, 12,4 भी दिया गया है, बट सवाल में पूछा क्या है, कहां पे अलर्ट होना, यहीं पे, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। तो देखो पूछा कैसे गया, अगर ये पहले सम बोलते फिर विषम बोलते तो आपका आंसर 12,4 होता, बट यहां पे 4,12 होगा, ठीक है। बाकी देखो जिनको कंसेप्ट पढ़ना भाई, कुछ टॉपिक आपके यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उसको पहले पढ़कर देखो, ठीक है। जिसको देखो
कभी मैथ समझ में भी नहीं आती होगी ना, आपको मैथ आसान लगेगी, एक दो टॉपिक जो पढ़ाया हूं पढ़ के देखो। नंबर सिस्टम भाई अमित सर आप सर्च करिए, उसको पढ़ो, आप देखो आपको पता चलेगा कि किस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। यहां पे जो है आपको एवरेज मिल जाएगा, मैराथन क्लास, और कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, मेंसुरेशन 2D की क्लास मिल जाएगी, आप उसको देखो, ठीक है। और बाकी ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ा है, घर पे इसको ट्राई करना, तुक्का मत लगाओ, ठीक है। सवाल पहले पढ़ लेना, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, बताओ। देखो थोड़ा सा आप समझना, इन्होंने, मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे अगर धारा मान लो इस तरफ फ्लो कर रही है, इन्होंने बोला वो धारा के विपरीत चलता, तो एक बार इधर जाएगा फिर वो इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा। चलो हिंट भी दे दिया, पी क्यू ये होगा, ठीक है। वो पी से चलना शुरू किया तो पी पहले गया इधर, फिर धारा के साथ चलेगा, क्यू ये पॉइंट होगा। ये वाली डिस्टेंस आपको बता रखी इस सवाल में, हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ठीक है। बाकी जो लोग कंप्लीट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको जिसको मतलब आगे भी पेपर देना, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, कांस्टेबल की तो प्रैक्टिस में आपको करा ही रहा हूं, कुछ टॉपिक वाइज रिवीजन भी करा दूंगा। बट जो लोग पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि देखो कांस्टेबल में मैथ में एडवांस मैथ उतनी नहीं पूछी जाती है, बट एनटीपीसी ग्रुप डी में जो है एडवांस मैथ आपका पूरा आता है। जैसे इस समय मैं ऐप पर प्रायिकता पढ़ा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, किसी दिन सवाल लेकर आऊंगा, हिल जाओगे, ठीक है, हिल जाओगे भाई साहब, कंसेप्ट आपका हिल जाएगा। ऐप पे जो लोग पढ़ रहे हैं मतलब एक सवाल में कि सर पूरा हैंग हो गए। आपको कल मैं एक सवाल लेकर आता हूं प्रायिकता का, जो पढ़ा रहा हूं इस समय, तो प्रायिकता हो गया, एपी, जीपी, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, और आपका ज्योमेट्री तो पढ़ना ही है, मेंसुरेशन 2D 3D, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पूरे नंबर मैथ में ला सकते हो, और बहुत ही आसानी से ला सकते हो, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे जो नए हैं भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना। क्लास का समय है रात के 9 बजे, तो समय से क्लास में लाइव आ जाया करिए, और क्लास को शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास को भैया लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमारा भी फिर मन करता है कि चलो ठीक है और अच्छे अच्छे सवाल लाके आपको कराया जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।